या इसको हम लिख सकते हैं थियरीज ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो भी को, ठीक है। तो थियरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहिए या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहिए, ठीक है। ना अब देखो इसमें मेन क्या बात है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड ही है, ठीक है। तो यहाँ भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, मतलब बॉन्ड पेयर्स यहाँ भी होंगे। बस अंतर क्या होता है कि भाई एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो, मतलब एक ही लीगेंड या एक ही एटम दोनों के दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और इसके लिए भी जैसे हम लोग वहाँ पे जो थियरीज पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग में, क्लास 11 में पढ़ते हैं थियरी, है ना, क्या था जी, VACPR, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो उस तरह की थियरीज यहाँ भी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे दो नई थियरीज हैं। जो सबसे पहला थ्योरी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के विषय में बनाया गया, ठीक है, ये पहली थियरी थी वार्नर्स थ्योरी, ठीक। दूसरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसमें भी पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया वार्नर्स थ्योरी, WT, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक। और तीसरा हमारा हो जाएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, CFT, ठीक। एक और थियरी है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, नाम मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बट हमारे सिलेबस में ये है नहीं, लीगेंड फील्ड थ्योरी, LFT, ठीक। अब सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे वार्नर्स थ्योरी से। बहुत छोटा थ्योरी, बहुत सिंपल शब्दों में, मतलब पहली बार कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में जो थ्योरी आया, ठीक है, वो ये वार्नर्स थ्योरी से ही शुरू हुआ है, ठीक है। पहला थ्योरी वार्नर ने ही दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिए इस बात को, सबसे पहला है हमारा वार्नर्स थ्योरी, क्या, किसका किसका, अल्फ्रेड वार्नर। हो गया। अब देखो भाई, इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वार्नर्स थ्योरी में, यह है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी का, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हमारा है कि भाई वार्नर हैव गिवन the concept of primary and secondary valency, ठीक है ना। तो वार्नर ने कॉन्सेप्ट दिया प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का, ठीक। अब इसमें प्राइमरी वैलेंसीज क्या है और सेकेंडरी वैलेंसीज क्या है, ठीक है। तो वार्नर का कहना ये था
कि एक कॉम्प्लेक्स में, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड में दो तरह की वैलेंसीज हैं, ठीक है। एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। अब प्राइमरी वैलेंसी वो वैलेंसी होगी जिसको कि अगर हम कॉम्प्लेक्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो वैलेंसीज टूट जाए, जो बॉन्ड्स टूट जा रहे हैं वो कहे जाएंगे प्राइमरी वैलेंसी, और जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद भी नहीं टूट रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। समझ गया बात, ठीक। तो भाई अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड may have two types of valencies. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड में दो तरह की वैलेंसीज होंगी, ठीक है। दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। अब इसमें भाई प्राइमरी वैलेंसी क्या है, the valencies or bonds which get dissociated, है ना, which get dissociated after dissolution in water, after dissolution in water। पानी में घोलने पर जो वैलेंसीज डिसोसिएट हो जाएं, टूट जाती हैं, है ना, आर नोन एज प्राइमरी वैलेंसीज, ठीक है। पानी में अगर कॉम्प्लेक्स को हम या कोऑर्डिनेट कंपाउंड को घोलेंगे, है ना, तो जो वैलेंसीज कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए, जो पूरी तरह से टूट जाएगा जो बॉन्ड, है ना, वो कहलाएगा प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। दूसरा पार्ट है हमारा सेकेंडरी वैलेंसी का, ठीक है। तो भाई जो बॉन्ड पानी में घोलने पे पूरी तरह से टूट जा रहा है वो हो गया प्राइमरी वैलेंसी, तो वो बॉन्ड जो कि नहीं टूटेगा वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी कहलाएगा, ठीक है। तो अगला क्या लिखेंगे हम लोग, द वैलेंसीज विच do not dissociates, the valencies which do not dissociates after dissolution in water, ठीक है, after dissolution in water is known as सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। अब बात को समझो कि भाई जो प्राइमरी वैलेंसी है वो पानी में घोलने पर टूट जा रही है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो पानी में घोलने पर नहीं टूट रहा है। तो सर हम लोग पढ़े थे कि दो तरह के केमिकल बॉन्ड हैं, एक आयनिक और एक कोवेलेंट। तो वाटर में हम सॉल्ट को घोलते थे तो वो डिसॉल्व हो जाता था क्योंकि उसमें आयनिक बॉन्ड था, है ना। लेकिन अगर हम किसी कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड को पानी में डालेंगे जो कि सॉल्ट नहीं है तो वो नहीं टूटेगा। अरे बात समझ में, जैसे मान लो कि अगर मैं ब्यूटेन या मीथेन को पानी में डिसॉल्व करता हूँ, ठीक है, समझ रहे बात को, वो ऐसे तो डिसॉल्व होगा ही नहीं, पानी में हाइड्रोकार्बन डिसॉल्व होगा ही नहीं, पोलर में नॉन पोलर डिसॉल्व हो ही नहीं सकता। ऐसे एग्जांपल ले लीजिए कि भाई वाटर में हम अल्कोहल को डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो वाटर में जब अल्कोहल को डिसॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि भाई मतलब OH- अलग हो रहा है या कार्बन अलग हो गया या सारे आयंस अलग अलग डिसोसिएट हो जा रहे हैं, मतलब वो बॉन्ड्स टूटने नहीं जा रहे। जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूटेगा नहीं, ठीक है, अनटिल अ केमिकल रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। जब तक कि कोई केमिकल रिएक्शन ना हो जाए, जब तक कि कोई केमिकल रिएक्शन घटित नहीं होता है, तब तक कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटता है। लेकिन वही अगर हम NaCl को पानी में डालेंगे तो जैसे हमने पानी में डाल के NaCl को घोला, Na+ का एक्वस आयन अलग और Cl- का एक्वस आयन अलग, ठीक है। तो पानी में कौन टूटता है, आयनिक बॉन्ड। पानी में घोलने पर, डिसोल्यूशन होने पर कौन सा बॉन्ड टूटेगा, आयनिक बॉन्ड, और कौन सा बॉन्ड रह जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड में वार्नर का कहना था कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड की दो तरह की वैलेंसीज है,
ठीक है, आया बात समझ में, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, इन विच द प्राइमरी वैलेंसीज रिप्रेजेंट्स द आयनिक बॉन्ड्स एंड द सेकेंडरी वैलेंसीज रिप्रेजेंट्स द कोवेलेंट। आया बात समझ में। तो अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि द प्राइमरी वैलेंसीज ऑफ वार्नर वेयर फंडामेंटली, अगर उसको हम फंडामेंटली समझें, दी आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है। तो जो वार्नर का प्राइमरी वैलेंसी था, जिस चीज़ को वार्नर ने प्राइमरी वैलेंसी कहा था, वो फंडामेंटली बेटा क्या है, आयनिक बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि पानी में आयनिक बॉन्ड्स टूटते हैं, ठीक है। तो वार्नर ने जिस वैलेंसी को, जिस बॉन्ड को प्राइमरी वैलेंसी कहा था, वो फंडामेंटली आयनिक बॉन्ड है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी वार्नर ने जिसको कहा था, द सेकेंडरी वैलेंसी, जी, द सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ वार्नर्स थ्योरी, और वार्नर जो लिखना है where fundamentally the coordinate covalent bonds, है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कोवेलेंट है वो प्योर कोवेलेंट नहीं है, वो क्या है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है ना, वेयर दी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, CO NH3 और यहाँ पे Cl3, ठीक। यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है वो कोबाल्ट है, ठीक है। अब समझो कि सर एग्जैक्टली थोड़ा सा इधर ध्यान दो कि मतलब ये थियरी है, बॉन्डिंग की थियरी है ना, कि भाई कैसे कॉम्प्लेक्स बना होगा। तो वार्नर का ये कहना था कि ये कोबाल्ट है ना, और कोबाल्ट यहाँ पे +3 कैटायन में है भाई। अरे बात समझ में। तो कोबाल्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोबाल्ट 3+ कैटायन यहाँ अवेलेबल है, ठीक, क्लियर। और 6 NH3 लिगेंड्स की तरह आ रहा है, ठीक। अब NH3 अपने लोन पेयर की वजह से, है ना, यहाँ पे क्या बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। एक NH3 ऊपर से, एक NH3 नीचे आया, ठीक है। उसके बाद पूरे 4 NH3 एक प्लेन में आ जाएगा, है ना, ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा, ठीक। ठीक है। अब बेटा ये जो बना, अब देखो हम क्या पहले पढ़ चुके हैं, अमोनिया कैसा लिगेंड है जी, न्यूट्रल है, कैटायनिक है, एनायनिक है, न्यूट्रल है, वेरी गुड, है ना। तो जब अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, इसका मतलब अमोनिया कितना भी जुड़ जाए, 4 जुड़े, 5 जुड़े, 6 जुड़े, कितना भी अमोनिया कोबाल्ट के साथ जुड़े, जो कोबाल्ट का चार्ज है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो ये वाला पार्ट है कॉम्प्लेक्स का, जो आ रहा बात समझ में, उसमें तो हमारे पास यहाँ भी +3 चार्ज रह ही गया है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब इस 3+ चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बन सके, न्यूट्रल कंपाउंड बन सके, ये 3 क्लोराइड के साथ बॉन्ड बना रहा है ना। अब 3 क्लोराइड जो हैं वो 3 क्लोराइड आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 3 क्लोराइड हम लोग बनाएंगे, एक क्लोरीन हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, एक क्लोराइड ऐसे बना लीजिए और एक क्लोराइड ऐसे बना लीजिए, समझे बात को। तो ये जो हमने एरोस दिखा रखे हैं, ये क्या है कि सर नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर्स थे, वो उन दोनों लोन पेयर के दोनों ही इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन ने क्या कर दिया, शेयर कर दिया कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, है ना। और ये +3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 Cl- इसमें आ गए, समझ में आ रहा है ना चुवांगी, ठीक। अब देखो ये हुआ क्या, तो सर ये जो वैलेंसी है,
जो अमोनिया की NH3 की जो वैलेंसी कोबाल्ट के साथ है, ये हुआ हमारा सेकेंडरी वैलेंसी। आए बात समझ में? ठीक है, ये क्या कहलाया? सेकेंडरी वैलेंसी। और ये जो क्लोरीन के साथ है वो क्या कहलाया? प्राइमरी वैलेंसी, है ना। तो इस कंपाउंड के लिए जो मैंने बताया है, इसमें से अगर हम कहें नंबर ऑफ प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा, है ना, और नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा? एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं ना अभी, ठीक है। वार्नर ने भी इसी सेम कंपाउंड के अलग अलग 4 फॉर्म्स लिए, ठीक है, और उसको चारों ही अलग अलग कलर शो कर रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि सब में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसीज अलग अलग है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो सबसे पहला कंपाउंड जो अभी हमने लिया, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक छोटा सा टेबल मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंपाउंड ले रहा हूँ, ये कलर, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो कहने का मतलब बेसिकली ये आयनिक रेशियो है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो कहने का मतलब क्या होगा? कैटायनिक टू एनायनिक रेशियो, ठीक है ना। तो एक हुआ कंपाउंड, दूसरा हो गया कलर, तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो, और फिर 2 कॉलम हम और बढ़ा रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी और हॉरिजेंटल कर लो, नहीं तो वैसे कोई बहुत बड़ा नहीं, 4 कंपाउंड्स लिखेंगे बस। हाँ, छोटा छोटा पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद तुम लोग देख लेना। एग्जाम्पल है भाई, इसमें क्या प्रिंट करवाना है। अब जैसे देखो, पहला कंपाउंड हम लोग ले रहे हैं, जो अभी जस्ट हमने जो एग्जाम्पल लिया था, जिसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाए थे, CO NH3 और यहाँ पे क्या ले लिया यार, ठीक है, समझ रहे हो। अब इसका कलर जो ऑब्जर्व हुआ, कलर है इसका येलो, है ना, कलर कैसा मिल रहा है? येलो। अब अगला है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो इसमें क्या होगा? कैटायन और एनायन का रेशियो क्या होगा? कितने कैटायन मिलेंगे और कितने एनायन मिलेंगे? 3 कैटायन 6 एनायन। बेटा 1 कैटायन और 3 एनायन। 1 कैटायन, ये पूरा कॉम्प्लेक्स 1 कैटायन होगा, CO NH3 ये +3 पूरा कॉम्प्लेक्स 1 कैटायन हुआ, और 3 Cl- मिल गए। आया बात समझ में? तो इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो आया 1:3। अब इस कंपाउंड के लिए प्राइमरी वैलेंसी बोलो कितना हुआ? प्राइमरी वैलेंसी हुआ 3। आया बात समझ में? प्राइमरी वैलेंसी कितना हुआ? 3, क्योंकि 3 Cl यहाँ जुड़ा हुआ है, तो प्राइमरी वैलेंसी हो गया 3, और सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो गया? ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखो, किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का जितना भी सेकेंडरी वैलेंसी होता है, वही उस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहलाता है। हाँ, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी एंड द नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो इसमें एक और कॉलम हम बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं, स्लैश देके कोऑर्डिनेशन नंबर भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसमें कितना है? 6, है ना। दूसरा कंपाउंड देखिए, CO NH3, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहा हूँ मैं, COCl NH3 ठीक है। कलर इसका ऑब्जर्व हुआ था ग्रीन, ये तो खैर एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट है, बाकी आप कॉन्सेप्चुअल बता सकते हैं। बताइए बाकी वैल्यूज क्या होंगी? एक मिनट, उसको पर्पल करना, इसके बाद वाला ग्रीन था, एक क्लोराइड वाला। हाँ,
इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो क्या आएगा जी? अब यहाँ पे कितने Cl ले लेने होंगे बोलो? 2 Cl, है ना? ठीक, क्या इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो आएगा? पक्का है ना? ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो यहाँ पे आएगा 1:2। ठीक, क्यों? क्योंकि सर एक पूरा कॉम्प्लेक्स केटायन हो गया और 2 एनायन होंगे, 2 Cl माइनस, तो ये रेशियो आ गया 1:2। प्राइमरी वैलेंसी कितनी आई? सेकेंडरी वैलेंसी कितना आएगा? समझ गया बात को? CO Cl2 NH3 होल 4, है ना? और यहाँ पे क्या आ गया? एक Cl, इसका कलर हो गया ग्रीन। क्या होगा? सिंपल है, एक केटायन है, एक ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक केटायन हो गया। है वो, समझ में? पूरा कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? केटायन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा बात? ठीक, हाँ, ठीक है, समझ गया? क्यों? क्योंकि भाई Cl भी तो एज ए लिगेंड आ गया। ठीक है, अब देखो वो तुषार बोल रहा था, अब देखो ये 1:1 हुआ ना जी, पूरा कॉम्प्लेक्स एक और ये Cl एक। ठीक, अब प्राइमरी वैलेंसी कितना? 1, सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ भी 6, है ना? और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी क्या हो गया? 6। ठीक है, मतलब एक Cl लिगेंड की तरफ बढ़ गया है ना? अगला देखो CO Cl3 और यहाँ पे NH3। ठीक है, NH3 3। ठीक है, CO Cl3 आ गया, मतलब लिगेंड की तरफ 3 आ गया है, और NH3 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका कलर ऑब्जर्व होता है वॉयलेट। ठीक है, स्पेलिंग गलत है क्या? है ना? क्या होगा जी इसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो कुछ भी नहीं, एनायन है ही नहीं। ठीक है, जो है केटायन है तो 1:0 लिख सकते हैं, है ना? सिर्फ केटायन है, एनायन नहीं है। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाएंगे। हाँ हाँ, सेकेंडरी वैलेंसी सबका 666 इसलिए सबका सेकेंडरी वैलेंसी हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे 6 सेकेंडरी वैलेंसी अमोनिया की वजह से था, यहाँ पे 5 सेकेंडरी वैलेंसी में अमोनिया, बट एक में तो क्लोराइड भी कंट्रीब्यूट कर दिया ना। जो कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया है वो तो वैलेंसी बना ही रहा है, वो सेकेंडरी वैलेंसी बना रहा है। अब देखो जी इधर ये क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, PdCl2.4NH3। ठीक है, क्लियर? When treated with क्या हुआ? When treated with AgNO2, सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है,
forms two moles of AgCl, ठीक है ना। तो भैया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है PdCl2.4NH3, ठीक है, उसको ट्रीट किया जा रहा है AgNO3 के साथ और वो क्या फॉर्म कर रहा है, 2 मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म कर रहा है, ठीक है। फाइंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ द कंपाउंड, ठीक। फाइंड प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर। अब बात को समझो कि सर हम लोगों को कंपाउंड कौन सा दे रखा है जी, PdCl2.4NH3। अगर हम इसको AgNO2 के साथ ट्रीट करते हैं तो AgCl कब मिलेगा, जब ये Cl Ag के साथ रिएक्ट कर जाए, है मत सोच। तो ये Cl को Ag के साथ हमको रिएक्ट कराना होगा और ये कह क्या रहा है कि भाई हमको AgCl कितना मिल रहा है यार, 2 मोल्स मिल रहा है AgCl का, है ना। मतलब कि ये 2 Cl माइनस बाहर की तरफ रहा होगा तभी तो, है ना। तो इसका मतलब है कि सर ये कॉम्प्लेक्स एग्जैक्टली कैसा होगा कि जो बॉन्ड नहीं टूटने वाले हैं, मतलब जो प्राइमरी वैलेंसीज, जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, वो आपका अंदर में 4 अमोनिया है ना, आया बात समझ में, और बाहर में क्या बेटा 2 क्लोराइड है। तो अब कॉम्प्लेक्स का जब हम फॉर्मूला लिख लिए तो हमको पता चल जाएगा कि प्राइमरी कितना, सेकेंडरी कितना, तो पीवी कितना होगा हिमांशु, प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा इस कंपाउंड में 2 और सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा 4, समझे बात को, ठीक है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो इसको जस्ट सिंपली ऐसे कर देना है कि जो AgNO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो AgNO2 के साथ कौन रिएक्ट करेगा जी, एक्सेस AgNO2 के साथ Cl जो बाहर वाला रहेगा वही रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो वो बाहर चला गया और जो अंदर में बच गया है वो हो गया हमारा सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो अमोनिया PD के साथ कंबाइन किया 4, तो 4 हो गया सेकेंडरी वैलेंसी और 2 क्लोरीन बाहर में है तो क्या हो जाएगा प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी BBT, ठीक। इसको हम लोग कुछ बेसिक्स पार्ट इसके आज पढ़ लेंगे, ठीक है, और कुछ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो फंडामेंटल्स है उसको हम लोग आज क्लियर करते हैं, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे जो जरूरी पार्ट है, तो हम लोगों को ये पता है यार जनरली कॉम्प्लेक्सेस जो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट के कॉम्प्लेक्सेस पढ़ने हैं, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा हमारे लिए बेसिक जो है वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है सबको आता है, नहीं आता है, चलो ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ चलो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जो हमारे काम आने जा रहे हैं हम उन्हीं की बात करेंगे बेसिकली, ठीक है ना। तो देखो जो ऐसे तो अगर हम बात करते हैं कन्फिगरेशन की तो हम लोग एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे कि यार फर्स्ट शेल में सिर्फ S मिलेगा 1s, सेकेंड में हमको S भी मिलेगा और P भी मिलेगा, ठीक। थर्ड में आपको 3s 3p और 3d मिलेगा, है ना। फिर बेटा यहाँ पे 4s 4p 4d और 4f मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट है 5s 5p और ठीक, क्लियर। 5g का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। 6s 6p 6 और बेटा ठीक है 7s 7, यहीं तक जरूरत पड़ने जा रहा है, ठीक है। हाँ 1s के बाद 2s 2p के बाद 3s, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद फिर
3p और 4s, 4s के बाद 3d 4p और 5s, देन 4d 5p और, है ना, 4f 5d 6p 7s, 5f 6d 7p, 6f अभी तक पीरियोडिक टेबल में ज़रूरत नहीं पड़ा है। ठीक, हाँ 118 एलिमेंट के बाद के और एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो आगे जो ऑर्बिटल्स हैं उनका भी ज़रूरत पड़ेगा। 118 के बाद, हाँ 118 7p6 पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ठीक। अब मेन हमारा कंसर्न यहाँ पे होगा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का कन्फिग्रेशन लिखना। ठीक है, लिख लो। अब बात को समझो, डी ब्लॉक में जो पहला एलिमेंट होता है वो है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21। ठीक, तो पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21। ठीक है नसरीन, हो गया। अब देखो यार, एस में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, तो ये 4s2 2, तो 18 2 20 और लास्ट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या है, यहाँ पे जरूरत पड़ेगा सिर्फ डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स का, मतलब डी ब्लॉक वाले का। तो जब भी कोई भी डी ब्लॉक आ रहा है ना, अगर हम 3D एलिमेंट्स की बात करें, मतलब स्कैंडियम से जिंक तक, एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक, ठीक है, तो हमारा रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एटॉमिक नंबर 18 तक, ध्यान देना थोड़ा सा बात, एटॉमिक नंबर 18 तक तो आर्गन आ गया, नोबल गैस आ गया, तो एटॉमिक नंबर 18 तक के लिए आप ऐसे सिर्फ आर्गन लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप 4s और 3d लिख सकते हैं, यहाँ पे 4s2 3d 1। यही टाइटेनियम हो जाएगा तो 4s2 3d 2। आया बात समझ में? ठीक है, हाँ अगर यहाँ पे टाइटेनियम होता 22 तो क्या सिंपल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं यार, आर्गन बोलो बेटा 4s और 3d 2, है ना, समझ में आ रहा है। मान लो यहाँ पे आयरन होता, एटॉमिक नंबर 26, तो क्या लिखते हैं, आर्गन 18 हो गया, 4s2 20 हो गया और 3d में कितना हो जाएगा 6 हो गया। ठीक है, डी ब्लॉक में तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम और कॉपर। ठीक है, अगर आपको क्रोमियम देगा 24 तो हम लिखेंगे आर्गन के बाद एस में 2 नहीं, एस में क्या लिखेंगे 1 और 3d को क्या कर देंगे 5, और यहीं पे अगर कॉपर रहेगा बेटा तो क्या करेंगे 29 होता है ना, क्या लिखेंगे आर्गन, समझ में आया बात। ठीक, तो 3d में 2 जगह 4s1 यूज करना है, क्रोमियम और कॉपर। ठीक है, चलो आज यहीं पे हम रहने दे रहे हैं, जाइए आप लोग। ठीक है।